हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में हम जो है वो अपना करंट अफेयर सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए हम अपना जून का करंट अफेयर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमने ऑलरेडी अपना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का करंट अफेयर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप जाके वो रिवाइज़ कर लीजिए। अब हम करते हैं अपना जून का करंट अफेयर की रिवीजन। पहला आर्टिकल देखते हैं हम। अच्छा, अब एक चीज़ और बता दूँ, हम इसमें पॉलिटी और गवर्नेंस को ही जो है वो टारगेट कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो पहला आर्टिकल यहाँ पे किया ये कहता है कि न्यू पार्लियामेंट हाउस जो आया है, ठीक है। अब इनॉग्रेशन हुई थी न्यू पार्लियामेंट की, जून का जो करंट अफेयर है ये कहता है। अच्छा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को जो है वो यहाँ पे इसका नाम दिया गया था कि डेवलपमेंट करना था, इनॉग्रेट, है ना। रीडेवलपमेंट करनी थी, डेवलपमेंट करनी थी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की। यहाँ पे ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है, यहाँ पे न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है। थोड़ा बैकग्राउंड में देख लेते हैं कि पहले पहले क्या था सारा सिस्टम, है ना। तो अगर हम देखें कि जो प्रेजेंट पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी उसको 1921 में जो है वो क्या किया था, कंस्ट्रक्शन की गई थी। इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरे 6 साल तक चली थी और इसमें जो आर्किटेक्ट थे वो ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे। क्या नाम था उनका? सर एडविन और हर्बर बार्कर, ठीक है। इसको नाम दिया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो था आपका 64 योगिनी टेम्पल जो है वो मोनेरा मध्य प्रदेश में है, ठीक है। यहाँ से इंस्पायर हुआ था। सेम क्वेश्चन आपका यूपीएससी ने 2021 प्रीलिम्स में जो है वो पूछा हुआ था कि, और थीम भी सेम थी कि आपका पार्लियामेंट बिल्डिंग यहाँ से इंस्पायर्ड है कि नहीं है ना। तो पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो 2 फ्लोर्स हैं इसके इन 1956, है ना। उसमें 1956 में यहाँ पे एडिशन किया गया सेकंड फ्लोर का। जो फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट था वो आया था अप्रैल 1952 में, ठीक है। ये आ गया आपका हिस्टोरिकली बैकग्राउंड, ठीक है। अब जो इसकी इनॉग्रेशन कब हुई थी, जब ये 27 में बनकर तैयार हो गया था। तो 1927 में जब पार्लियामेंट बनके तैयार हो गया था तो 1931 में इसका इनॉग्रेशन यहाँ पे कर दिया गया, ठीक है। सेंट्रल विस्टा को यहाँ पे, अच्छा जब हम सेंट्रल विस्टा बोलते हैं तो सेंट्रल विस्टा में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सेंट्रल विस्टा में आपका राष्ट्रपति भवन आता है, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक आता है, पार्लियामेंट हाउस आता है, रिकॉर्ड ऑफिस आता है, जिसको हमने नाम चेंज करते हुए क्या किया था, नेशनल आर्काइव्स किया था। और इंडिया गेट के मॉन्यूमेंट्स कुछ आते हैं, और साथ में जो सिविक्स गार्डन है वो इधर साइड ऑफ द राजपथ है, ठीक है। अच्छा, अब सारे लोग आप मेरे को ये यहाँ पे बताएंगे कि हमने जो राजपथ का नाम है वो चेंज करके क्या लिखा है, क्या किया है। आप कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करके बताइए इसको, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स हैं, वो देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स क्या हैं। कि भाई एक लोअर हॉल जो है वो, जो लोकसभा का जो जिसको हम लोअर लोकसभा लोअर हाउस कहते हैं, उसमें जो है वो नेशनल बर्ड पीकॉक की थीम रखी गई है। राज्यसभा में जो है वो लोटस की थीम रखी गई है। नेशनल टी जो बनियान है ना, उसको प्लांटेड किया गया है हमारे प्रेमिसेस में, पार्लियामेंट के प्रेमिसेस में। एक सेंगोल जो है वो, उसको एज अ सिंबल चेयरपर्सन के बिल्कुल नेक्स्ट जो है वो वहाँ पे लगाया गया है एज अ ट्रांसफर ऑफ पावर। अशोका का जो पिलर है ऑन द फ्लोर, ऑन द रूफ ऑफ पार्लियामेंट हाउस, ठीक है, वहाँ पे वो किए गए। हैंड वुडन कारपेट फ्रॉम द वुवन कारपेट फ्रॉम द भदोही नोन एज द कारपेट सिटी। कहाँ पे है ये? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। 6 गेट्स यहाँ पे बनाए गए हैं जो डेडिकेट किए गए हैं यहाँ पे वाटर, लैंड और स्काई को किए गए हैं, ठीक है। अशोक चक्र जो है वो यहाँ पे बनाया गया है, कहाँ पे? न्यू पार्लियामेंट हाउस में, ठीक है। और वहाँ पे सत्यमेव जयते लिखा गया है उस पर। तो हमने कौन कौन सा मटेरियल कहाँ कहाँ से मंगवाया है? हमने वुड मंगवाई है हमने नागपुर से, मार्बल मंगवाया हमने गुजरात से, स्टोन्स मंगवाए हमने, जो स्टोन का वर्क किया गया वो हमने राजस्थान से मंगवाया है, और बैम्बू की वुड फ्लोरिंग जो की हुई है वो हमने कहाँ से मंगवाई है? त्रिपुरा से, ठीक है। नीड क्या थी पार्लियामेंट की? भाई नैरो सीट स्पेसिंग थी, है ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सीट जो हमने फ्रोजन की गई थी 2026 में, तो 2026 जो है वो अभी आने वाला है। तो इसमें क्या होगा, इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो कहीं पे इंक्रीज़ होगी, कहीं पे डिक्रीज़ होगी, बट जनरली जो है वो क्या होगा, इंक्रीज़ देखा जाएगा, है ना। तो इसीलिए से हमने जो है वो, जब सीट इंक्रीज़ होगी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी बढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए हमें जो है वहाँ पे स्पेसिंग की कमी आ रही थी। डिस्ट्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर था, ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन था, सेफ्टी मेजर्स का इशू था यहाँ पे, इनएडिक्वेट जो है वो वर्क स्पेस फॉर एम्प्लॉयज़ थी। मेन फीचर्स क्या हैं बिल्डिंग के कि भाई एक भारत
श्रेष्ठ भारत के स्पिरिट को यहाँ पे किया गया है। ट्रायंगुलर डिज़ाइन किया गया है बाय पद्मश्री बिमल पटेल, है ना, उन्होंने इसको ट्रायंगल की शेप में दिया गया है। तो इसकी जो नीड है जो अगले 150 साल तक जो है वो ये वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे अर्थक्वेक प्रूवन, यहाँ पे नेचुरल कैलेमिटीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो है वो किया गया है। अच्छा, न्यू पार्लियामेंट जो है टोटली पेपरलेस है ना। स्पेशियस की अगर हम यहाँ बात करें तो 150% में जो यहाँ पे इंक्रीज देखा गया है। 888 एमपीज जो लोकसभा के हैं उनकी कैपेसिटी यहाँ पे है, और 384 राज्यसभा के जो चेंबर है वहाँ पे कैपेसिटी है। टोटल यहाँ पे 1227 यहाँ पे एमपीज जो है वो यहाँ पे आएंगे। कुछ कंक्लूजन यहाँ पे दिया गया है, हम इसको इग्नोर करते हुए हम आगे चलते हैं। लॉ ऑफ स्टेशन 22nd लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि यूजेज ऑफ द लॉ ऑफ रिटेंशन उसको रिटेन किया जाए, है ना। 124A कहाँ से आई है? आईपीसी 1870 से आई है। सेडिशन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि भाई सेडिशन सिर्फ एक बोलने और लिखने से नहीं हो सकता, अगर वो साइन हो, कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन हो, अदरवाइज ब्रिंगिंग एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग हेटेड और कंटेम्प्ट और एक्सरसाइज अटेम्प्ट टू साइट डिसअफेक्शन टूवर्ड्स द गवर्नमेंट जो एस्टैब्लिश बाय लॉ है ना। क्रिटिसिज्म यहाँ पे कुछ किया गया था श्रेय सिंगल केस में, चिलिंग इफेक्ट एज अ डिसेंट ऑन डिसेंट, लो कन्विक्शन रेट है ना। एलिगेशन ऑफ मिसयूज है, एग्जिस्टेंस ऑफ अदर लॉज है कि भाई अदर लॉज है उसको देख लीजिए आप, रिपील्ड इन अदर जुरिसडिक्शन, है ना। जैसे आप यूके में देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर में यहाँ पे रिपील कर दिया गया है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या कहती है? रमेश थापर केस में ये कहा गया था कि भाई बैड फीलिंग्स टू वर्ल्ड गवर्नमेंट होगी तो उसको जो है वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, है ना। केदारनाथ सिंह केस था, अपहेल्ड की थी वैलिडिटी को। विनोद दुआ केस था जिसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि राइट टू बी क्रिटिसाइज एंड कंप्लेंट ऑफ द गवर्नमेंट undertake by the government and its functions so long as it does not incite people to violate against the government established by law, ठीक है। एस जी वेंकोटारी कतर जो केस था 23 का, उसमें भी ये कहा गया था कि भाई जो ये इश्यूज राइज होते हैं, है ना, अंडर सेक्शन 20 कैप्टन एम्साइम्स, है ना, तो आईपीसी वाज नॉट इन ट्यून विद द करंट सोशल थिंग्स। आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे अगेंस्ट जो है वो लॉ कमीशन ने जो रिटेंशन की है कि भाई क्यों होना चाहिए ये रिटेंशन, इसकी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, है ना। जो करंट काउंटर टेरर लेजिस्लेचर है वो स्पेस फिल नहीं कर पा रहे हैं, है ना। कॉलोनियल लेगेसी है जो, इसको उस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, है ना। रियलिटी डिफरेंस इन एवरी jurisdiction, misuse not on ground for removal, है ना। केवल मिसयूज ही एक ग्राउंड नहीं होना चाहिए रिमूवल के लिए। वे फॉरवर्ड कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं यहाँ पे, करंट सिनेरियो की बात की गई है, लॉ कमीशन ने प्रपोज किया है कुछ, है ना। तो ये कुछ सजेशंस हैं, बट जो मेन चीज़ थी वो हमने यहाँ पे देख ली कि भाई ये केसेस के बारे में यूपीएससी पूछता है, और यहाँ पे कुछ ऐसे बाकी इतना फैक्चुअल चीज़ें नहीं पूछता। हाँ, आर्टिकल्स के ऊपर पूछ सकते हैं कि भाई किस आर्टिकल को रीजनेबल सेक्शन वगैरह के लिए यहाँ पे किया गया है। अच्छा, ग्रीवेंसेस रेडियल असेसमेंट एंड इंडेक्स यहाँ पे ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवेंस पेंशंस ने किया है। मोर अबाउट द डिपार्टमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, वो इसको जो है वो डिज़ाइन करता है। 10 स्टेप यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड रिफॉर्म्स की बात की गई। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वाइज कंपैरेटिव पिक्चर यहाँ पे बनाई जानी चाहिए। इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द 12 इंडिकेटर्स। की डायमेंशंस यहाँ पे कुछ हैं, क्या क्या? एफिशिएंसी, फीडबैक, डोमेन, ऑर्गेनाइजेशन, कमिटमेंट। 89 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को यहाँ पे, डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे कवर किया गया है। एवरेज डिस्पोजल यहाँ पे बताया गया है कि भाई इम्प्रूव हुआ है 32 से 27 दिन में 2022 का अगर हम डाटा देखें। मैकेनिज्म यहाँ पे क्या कहता है कि भाई एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, है ना। लोकपाल, लोकायोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और अदर स्टैट्यूटरी बॉडीज है यहाँ पे, है ना। ऑर्गेनाइजेशन जैसे लाइक आरबीआई, उसने एक ओम्बड्समैन
सेट किया है अपने ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, गुजरात का स्वागत, आंध्र प्रदेश का संपादन, राजस्थान का राजस्थान संपर्क, उड़ीसा का ई अभियोगा, है ना। ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म एज पर सेकेंड ईआरसी रिपोर्ट के तहत हमने जो किया है, 2 नोडल एजेंसीज यहाँ पे हैं, एक डार्क पीजी और डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस वगैरह। अच्छा, जो हम 10 स्टेप्स की बात करें तो उसमें क्या था कि भाई यूनिवर्सलाइजेशन होनी चाहिए, यूज़ ऑफ एआई होना चाहिए, रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए, इंडेक्सेस होने चाहिए, कॉल सेंटर्स होने चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक सेंटर्स होने चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट आनी चाहिए, डाटा स्ट्रेटजी यूनिट होनी चाहिए, वन नेशन वन पोर्टल का ध्यान रखा होना चाहिए। इश्यूज कुछ हैं यहाँ पे कि लो लेवल अवेयरनेस है, ओवरबर्डिंग जुडिशरी है, नॉन यूनिफॉर्मिटी है, नॉन स्टैट्यूटरी बैकअप है, लैक ऑफ रिसोर्सेज है, नॉट बिहेविंग एज अ फैसिलिटेटर है, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स हैं कुछ यहाँ पे, सेंटर सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है, एज पर सेकेंड ईआरसी द कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन आर इंटीमेटली कनेक्टेड। ठीक है, क्यों कनेक्टेड है कि भाई अप्रोप्रिएट जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसका यूज़ किया जाए, राइट इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया जाए, सिटीजन सेंट्रिक चीज़ों को रखा जाए, एवोल्यूशन ऑफ सर्विसेज की जाए, एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए। ठीक है, रिकमेंडेशन कुछ की हैं सेकेंड ईआरसी ने टू इंश्योर द सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या क्या किए गए कि भाई मेकिंग सिटीजन सेंट्रिक एफर्ट्स लाइक वन साइज डू नॉट फिट ऑल, कि हर एक चीज़ के लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं तो उसको सोल्यूशन भी जो है वो अलग अलग होने चाहिए, वाइड कंसल्टेशन होनी चाहिए, सिविल सोसाइटीज़ को भी यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए, रिडक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए, पीरियोडिक इवैल्यूएशन होनी चाहिए, होल्ड ऑफिस अकाउंटेबल होना चाहिए, अगर किसी की गलती है तो उसको अकाउंटेबल यहाँ पे ठहराना चाहिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लाइक लोक अदालत, सिटीजन पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन लाइक रेगुलर सिटीजन फीडबैक, सस्टेनेबल मैकेनिज्म्स, जस्ट बॉक्स पीरियड कंसल्टेशन, सोशल मीडिया, सोशल ऑडिट नॉर्म्स भी यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाने चाहिए। मेजर्स कुछ किए गए कि भाई आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रीवेंस प्रोन एरियाज, अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स, एटीट्यूड चेंज इन सिविल सर्वेंट्स, रिकमेंडेशन जैसे सेकेंड ईआरसी की पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर्स होने चाहिए, है ना, जिनको स्टैट्यूटरी बैकअप होना चाहिए, ऑल ग्रीवेंस पिटिशंस जो है वो विद इन 30 डेज के अंदर डिस्पोज होनी चाहिए, नॉन एडहेरेंस में जो फाइनेंशियल पेनल्टी लगनी चाहिए, जिसमें जो है वो सजेशंस कुछ दी हैं 2021 में कि भाई रोल ऑफ ए फैसिलिटेटर और रेगुलर रिव्यू करे सारे मिनिस्टर्स। ठीक है, अगला आर्टिकल देखते हैं। ओटीटीज के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कि डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि भाई पुनिशिटिव एक्शंस जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लेनी चाहिए, है ना। ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स को कहा जाता है, ऑफर व्यूज अक्रॉस मूवीज, टीवी शोज वगैरह वगैरह। क्यों हमने यहाँ पे रेगुलेशंस यहाँ पे लाए हैं, क्योंकि देखिए हमारी जो बूम है ना एक इंटरनेट पे, तो उसमें क्या हुआ कि लोगों का इस ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो जाना बन गया, क्योंकि व्यूअरशिप इनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, कोविड के चलते भी और भी बाकी चीज़ें हुई, है ना। तो ये सारी उसी की बात कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि भाई ऑडियो विजुअल कंटेंट पे यहाँ पे हमें थोड़ा रेगुलेशन करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे देखते हैं, सोसाइटी पे एक इम्पैक्ट जाता है वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे DPCGC यहाँ पे डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रीवेंसेस काउंसिल यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर आती है ना। सेटअप अंडर द जो एक्ट था 21 का, सॉरी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, है ना, उसके एजेंट्स में यहाँ पे जो है वो एजेंसीज के सेट की गई है ना। मैंडेट क्या है कि भाई ऑफिशियली रिकॉग्नाइज है, इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, एड्रेस करती है मैकेनिज्म्स को, एड्रेस करती है जो आपका आईटी रूल्स हैं 21 को। करंट मैकेनिज्म क्या है ओटीटी रेगुलेशंस का कि भाई एग्जिस्टेंस लॉ है यहाँ पे कुछ, जैसे आईटी एक्ट 2000, आईपीसी 1861, रिपोजिशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, न्यू आईटी रूल्स यहाँ पे 21 के यहाँ पे वो भी यहाँ पे है, जैसे एथिकल कोड 21 का अंडर सेक्शन 87 ऑफ द आईटी एक्ट 2000 की प्रोविजंस यहाँ पे क्या कहते हैं कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को यहाँ पे रूल
रेगुलेशंस करने की यहाँ पे पावर दी गई है। कोड ऑफ एथिक्स फॉर ऑनलाइन न्यूज़, OTT प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल मीडिया, सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट, जैसे कि आप खुद में ही जो है 5 कैटेगरीज में ब्रॉड कर दीजिए, जैसे यूनिवर्सल, UA7+, UA13+, UA16+, अडल्ट। पेरेंटल ब्लॉक्स का यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए। को रेगुलेशन अप्रोच होनी चाहिए यहाँ पे। ग्रीवेंस एड्रेसिंग मैकेनिज्म होना चाहिए कि भाई 3 लेवल ग्रीवेंस एड्रेसिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, क्या क्या। ओवरसाइट मैकेनिज्म होना चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए और सेल्फ रेगुलेशन बाय द पब्लिशर होना चाहिए। ग्रीवेंस एड्रेस ऑफिसर होने चाहिए, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, ओवरसाइट मैकेनिज्म, जैसे कि मैंने आपको बताया। वे फॉरवर्ड कुछ यहाँ पे दिए गए हैं। चैलेंजेस क्या है कि भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लो कंप्लायंस है, प्राइवेसी और डाटा प्रोटेक्शन का इशू है, यहाँ पे जो इशूज है, डिफिकल्टी टू मॉनिटर एंड इंश्योर कंप्लायंस है। ठीक है, न्यूज़ इन शॉर्ट में देख लेते हैं कि भाई आपका जो यहाँ पे अफर्मेटिव एक्शंस के बारे में कहा गया है कि USA में कुछ जजमेंट्स वगैरह आई हैं, तो हम देखते हैं कि अफर्मेटिव एक्शंस आपके इसमें होते हैं। अफर्मेटिव एक्शंस होते हैं कि भाई एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो होता है कि वो किसी हिस्टोरिकली रॉन्ग चीज़ को राइट करने के लिए जो किया जाता है। जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर कास्ट SC STs, उनको अपलिफ्ट करने के लिए यहाँ पे फंडामेंटल राइट के अंदर उनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान रखा गया है, कोटा का प्रावधान रखा गया है ना। वैसे US में जो आपका सिविल राइट्स एक्ट है 1964 में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन जो होता था ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी वगैरह वगैरह, उसको यहाँ पे जो है वो बैन किया गया है। ठीक है, तो ये भी एक किस्म का अफर्मेटिव एक्शन आपको समझ में आया होगा कि इंडिया और USA में क्या कंपैरिजन है। गवर्नर्स की पावर यहाँ पे कुछ ये पुराना हमने ऑलरेडी इशू डिस्कस किया गया अपने जो रिसेंट अपडेट्स आई थी उसमें। इसमें सिर्फ आप इतना देख लीजिए कि भाई एक इशू चल रहा है तमिलनाडु गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नमेंट और तमिलनाडु गवर्नर के बीच में। क्या इशू है कि भाई उन्होंने बिल पास कर दिए हैं, बिल को गवर्नर ने पेंडिंग रखा हुआ है। सेम पंजाब में केस है, सेम केरला में केस है ना। तो ये सारा ये केस है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट ये है ये कि भाई ये गवर्नर अगर कोई री एनेक्टेड बिल है तो उसको जो है वो प्रेसिडेंट के लिए जो है वो रिजर्व नहीं कर सकता, है ना। तो ये आप जो करंट अफेयर है अगले मंथ्स का जो हमने ऑलरेडी अपलोड किया गया है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, उसमें ये डिस्कस हो चुका है आर्टिकल। जर्नल कंसेंट वाला भी जो है वो यहाँ पे आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया है क्योंकि यहाँ पे रिसेंट अपडेट्स इसकी आई है ना। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स ऑफ द DGP, ये भी आर्टिकल जो है वो आपका डिस्कस हो चुका है क्योंकि UPSC ने, देखो क्या होता है कि जब किसी, आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। रिसेंटली पंजाब ने जो है वो अपना DGP अपॉइंट किया, ठीक है। उसमें जो कुछ कंट्रोवर्सीज हुई, हम कंट्रोवर्सीज में नहीं जाएंगे। तो बिल ने क्या किया, पंजाब गवर्नमेंट ने क्या किया कि पंजाब पुलिस एक्ट को जो है वो अमेंड किया और बाईपास कर दिया कि भाई UPSC की जो है वो लिस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है ना। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट को किसी पुलिस DGP को अपॉइंट करना होता है तो वो क्या करती है, एक अपना लिस्ट मंगवाती है UPSC के। क्या लिस्ट मंगवाती है, सीनियरिटी लेवल पे लिस्ट मंगवाती है। तो UPSC क्या करती है कि वो लिस्ट भेजती है कि 3 मेंबर्स की लिस्ट भेजती है, 3 सीनियर मोस्ट जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं, है ना। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, फॉर्म करती है, एक 7 मेंबर कमेटी फॉर्म करती है, जो 3 सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं उनको जो सिलेक्शन करने के लिए किसी एक को एज ए DGP। तो उन्होंने वो UPSC वाला जो है वो उसको बाईपास कर दिया। फिर क्या हुआ कि इसमें जो है वो अपडेट्स वगैरह आई, अभी कंट्रोवर्सी जो सारी हुई थी उसको भी हमने जो है वो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ आगे, आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है वो जस्टिस क्लॉक यहाँ पे क्या कहती है कि भाई जस्टिस क्लॉक यहाँ पे ये है कि जैसे आप किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, कोई किसी भी कोर्ट में गए है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग सिस्टम है एक जो इंस्टॉल किया गया कोर्ट कम्प्लेक्सेस में, जिसमें स्टेक होल्डर्स को अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन केस के रिलेटेड वो सारी वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। न्याय विकास पोर्टल यहाँ पे क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने यहाँ पे किया है, मॉनिटर करेगा क्या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स यहाँ पे क्या कहता है कि भाई रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज मैट्रिक्स एंड प्रोवाइड द मैट्रिक्स टू मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द प्रोग्रेस ऑफ पंचायत्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं, जैसे ग्रेड्स दिए जाएंगे यहाँ पे
ए ग्रेड दिया जाएगा, बी ग्रेड दिया जाएगा, सी डी ग्रेड सबसे कम होगा 40%, उसके ऊपर जो है वो 40 to 60 होगा, फिर 60 to 75 होगा, फिर 75 to 90% होगा। तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज बनाई हुई है, 4 कैटेगरीज। तो ये हो गया आपका कौन सा, जून का करंट अफेयर। तो हमने अपना कितना कर लिया, हमने जून कर लिया, जुलाई कर लिया, अगस्त कर लिया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, हमने ये अपना, सॉरी दिसंबर नहीं, हमने अपना ये सारा जो है वो करंट अफेयर कर लिया है ना। तो हमने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो हमने ये अपना 6 महीने का करंट अफेयर हमने अपना पॉलिटी और गवर्नेंस का कर लिया कंप्लीट। ठीक है, तो जब ये 6 महीने का करंट अफेयर कर लिया हमने पॉलिटी और गवर्नेंस का, तो इसके बाद जब हमारा कौन सा बच गया, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। ठीक है, तो हमारा ये 5 दिन का करंट अफेयर बच गया। ये 5 दिन का हम ऑलरेडी 2 से 3 दिन में हम जो है वो दिन की 2-2 वीडियोस करके अपलोड करके हम 2-3 दिन में ख़त्म करेंगे ये सारा। फिर पॉलिटी के बाद हम नेक्स्ट कंपोनेंट पे चलेंगे। आप रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन से क्या होगा कि अगर आपने मंथली मैगजीन से कंसेप्चुअल चीज़ों को जो है क्लियर किया होगा, जब आपकी जो पीटीस आएंगी, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो आपको जब ईजी हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपको ईजी हो जाएगा, क्योंकि पीटी 365 क्या होती है, वो एक आपका क्या करती है, वैल्यू एडिशन करती है। ठीक है, जब वैल्यू एडिशन होगा आपका, जब आपका बेस आपका स्ट्रांग होगा, जब उस पर आप वैल्यू एडिशन करेंगे, तो आपको जो है वो चीज़ें ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी। आप प्रीलिम्स में आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप ये चीज़ें प्लीज़ आप इसको रिवाइज करते रहिए। ये जो है 2-3 दिन में जो है वो उसको हम जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर देंगे। जो ऑलरेडी अपलोड है उसको रिवाइज कर चीज़ इनको हम अपलोड कर देंगे। ऐसे ही आपका बाकी कंपोनेंट्स खत्म हो जाएंगे। फिर हम जो है वो 31 जन तक हम सारा करंट अफेयर कंपाइल करके बाइंड अप करके एट मोस्ट 1 वीक एक्स्ट्रा लेंगे। इसमें अगर कुछ इश्यूज ना आए तो, अगर कुछ इश्यूज आए तो हम 1 वीक एक्स्ट्रा लेंगे, अगर नहीं है तो हम ये सारा 31 जन तक कवर करके हम जो है वो फिर आप इसको रिवाइज करते रहिए। फिर हम पीटीज को जो भी है वो डिटेल में कवर करेंगे। तो आई होप आपके लिए आपको ये लेक्चर जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ऐसी कोई वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी अपडेट्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो आज के लिए इतने रखते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।